देखिए आगे के इलस्ट्रेशन, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 31 हमें बोला एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around a planet of mass m or to transfer it from circular orbit of radius r1 to another radius r2। ठीक है, यहाँ पे r2 जो है वो ग्रेटर देन r1 है ना। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर हम जो सैटेलाइट है ना, उसकी नेगेटिव एनर्जी है, अगर हम उसको कुछ एनर्जी देंगे तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, है ना। तो वो क्या करेगा, वो अपनी ऑर्बिट जो है उसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगा। जैसे कि हमने देखा था, वेलोसिटी बढ़ाने पे हम जो पार्टिकल है उसकी रेडियस इंक्रीज कर पा रहे थे, और ज़्यादा वेलोसिटी देने पे वो एस्केप भी हो रहा था। तो यहाँ पे हमें बोला है, बताइए जो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमें कितनी देनी होगी कि जिससे उसकी ऑर्बिट जो है वो r1 से r2 हो जाए। तो देखिए जब हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर उसकी जो टोटल एनर्जी है उसके अंदर चेंज आएगा। देखिए यहाँ पर जो उसकी टोटल एनर्जी है उसके अंदर जब हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे तब यहाँ पर उसकी ऑर्बिट में चेंज आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी टोटल एनर्जी के अंदर डिफरेंस देखेंगे। स्टार्टिंग के अंदर जब वो रेडियस r1 में, ठीक है, r1 में है, उस कंडीशन पे उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, तो इनर्शियल टोटल एनर्जी होगी वो होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r1। सेकेंड कंडीशन पे जब हमने इसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज करके r2 कर दी है, तो इस कंडीशन पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r2। ठीक है, तो जो हमने काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जो हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दी है, वो यहाँ पर इसकी जो टोटल एनर्जी है उसमें चेंज के बराबर होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनर्शियल। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जीज के रिलेशन है उसको हम यहाँ पे ला के रख देते हैं, तो ये हमें मिलेगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r2 माइनस माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r1। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम 2r2 प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारे पास जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा हमें r1 से r2 तक ले जाने के लिए, वो इतना होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए जो है वैसे गलत हो जाता है, उसमें आर स्क्वायर की टर्म आ रही है, और बी एंड सी जो है वो भी गलत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो रहा है डी, है ना, डी हाफ जी एम कैपिटल है 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए नेक्स्ट रिलेशन, यहाँ पे हमें बोला है सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस सच दैट h is less than r and r is the earth radius. Assuming the effect of earth's atmosphere cannot be neglected, the minimum increase in speed required so that satellite could escape from the gravitation field। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो रेजिस्टेंस है उसे अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, तो उस कंडीशन पे वो जो ऑब्जेक्ट है जो उस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में हम कितना चेंज लाएं कि वो उस ऑर्बिट को लीव कर दे, यानी उसकी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए। ओके, तो जैसे हमारे पास ये जो है वो अर्थ है, और उसके अराउंड ये एच हाइट पे, ठीक है, ये एच हाइट पे ये एक सैटेलाइट है। ठीक है, और सैटेलाइट जो है वो इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, तो इसमें यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो है v नॉट, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी।
ठीक है। तो जब तक इसकी वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो इसी पाथ पे घूमता रहेगा। अगर हम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो हमने देखा था इसका पाथ जो है वो इलिप्टिकल हो जाता है। ठीक है। पर अगर हम यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है एस के वेलोसिटी के बराबर कर देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में पार्टिकल जो होगा वो वापस नहीं आएगा, यानी यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है वो एस के वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। तो वेलोसिटी में चेंज हम कितने लेके आए वो देखिए। तो जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो होगा एस्केप वेलोसिटी माइनस इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन हम देखें कि अगर ये अर्थ जो है उसकी सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो अगर ग्रेविटेशन एक्सलेशन अगर जी है ना, देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है कि यहाँ पर एच जो है वो लेस देन कैपिटल आर है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी है उसका रिलेशन ग्रेविटेशन एक्सलेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं जी इंटू कैपिटल आर, सॉरी एस के वेलोसिटी रूट जी आर, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो होगी रूट जी आर। ठीक है। यहाँ पे एच की वैल्यू काफ़ी कम है इसलिए हमने एच को नेग्लेक्ट किया, अदरवाइज यहाँ पे लिखते हैं आर प्लस एच। तो इस रिलेशन को हम रखते हैं डेल्टा वी की रिलेशन में। डेल्टा वी होगा डेल्टा वी इज इक्वल टू रूट टू जी आर माइनस रूट जी आर। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रूट जी आर जो है वो बाहर आएगा, तो हमें मिलेगा रूट टू माइनस वन। तो जो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी में हमें इतना चेंज लाना पड़ेगा, यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। ठीक है। रूट जी आर इंटू रूट टू माइनस वन, तो वेलोसिटी में हमें इतना चेंज लाना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट रिलेशन, यहाँ पे हमें बोला था स्पेसशिप ऑर्बिट्स अराउंड अ प्लैनेट एट अ हाइट 20 किलोमीटर फ्रॉम इट्स सरफेस, assuming that only gravitational field of a planet acts on a spaceship, what will be the number of complete revolutions made by spaceship in 24 hours around the planet। यहाँ पे planet जो है उसका मास हमें गिवन है 8 इंटू 10 पावर 22 kg, रेडियस हमें गिवन है 2 इंटू 10 पावर 6 मीटर, एंड ग्रेविटेशन एक्सलेशन हमें पता है वो यहाँ पर होगा 6.67 इंटू 10 पावर-11। ओके। तो अब देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये जो प्लानिट है, सॉरी ये जो सैटेलाइट है ना, इस प्लानिट के अराउंड चक्कर काट रहा है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो है वी नॉट, और जो रेडियस है वो आर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, यानी इसको कंप्लीट एक रेवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर हमें एक रेवोल्यूशन के अंदर टाइम पता चल जाएगा तो हम टोटल टाइम के अंदर उस टाइम पीरियड को डिवाइड करके हम नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो टोटल टाइम है ना 1 आवर का जो टोटल टाइम है वो अगर 24 आवर्स का है, 24 आवर्स मीन्स इसको अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है। और जो कैपिटल टी है ना, इसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। कैपिटल टी जो है वो होगा इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड सॉरी यहाँ पर जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं ये अगर इसका टाइम पीरियड है तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होगा वो होगा टोटल टाइम अपॉन इसका टाइम पीरियड। ठीक है। तो टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना, टोटल डिस्टेंस जो एक रेवोल्यूशन में किया और जो वेलोसिटी है वो, है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, और यहाँ पे वी जो है वो है रूट जी एम अपॉन आर। ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले टी का रिलेशन जो है वो एन के रिलेशन में रखेंगे, तो हमें मिलेगा एन इज इक्वल टू टी अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी। यहाँ पे ये है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमें मिलेगी टी अपॉन सॉरी टी वी नॉट अपॉन 2 पाई आर। ठीक है। और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो हमें मिलेगा टी अपॉन 2 पाई आर रूट जी एम अपॉन आर। ठीक है।
आर, यहाँ पर स्मॉल आर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी। तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टी अपॉन 2 पाई रूट। ठीक है, तो ये जो आर है उसको अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये आएगा हमारे पास जी एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन के अंदर जो मास है वो हमें गिवन है, ग्रेविटेशन एक्सलेशन हमें पता है, टाइम जो है वो हमें गिवन है 24 × 3 600 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 3.14 रूट जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, देखिए मास कितना गिवन है हमें, प्लानेट का जो मास है वो है 8 इंटू 10⁻22 अपॉन, देखिए रेडियस जो है वो गिवन है 2 इंटू 10⁻6। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हाइट है वो 20 दिया हुआ है, तो आर जो होगा वो होगा कैपिटल आर प्लस एच। ठीक है, और आर हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻6 प्लस एच जो है वो 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻4। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो है आर इंटू 10⁻6 है उसको हम लिख लेंगे 200 इंटू 10⁻4 प्लस 2 इंटू 10⁻4। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 202 इंटू 10⁻4 मीटर। तो देखिए स्मॉल आर जो है उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो स्मॉल आर हमें मिलेगा 202 इंटू 10⁻4 का क्यूब। ओके, तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, और जब हम इस कंप्लीट वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 11, यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। यानी जो सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं वो सैटेलाइट जो होगा या स्पेसशिप जो होगा, स्पेसशिप जो है वो 24 आवर के अंदर 11 ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट करेगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। देखिए नेक्स्ट रिलेशन, यहाँ पे हमें बोला टू सैटेलाइट्स ए एंड बी हैव मास m and 2m respectively. A is the circular orbit of radius r and b is a circular radius of 2r around the earth. ठीक है, तो रेडियस हमें दी हुई है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगा। ठीक है, टी ए और टी बी क्या है यहाँ पे, टी ए जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट जो ए दिया हुआ है उसकी है, और यहाँ पे बी जो दिया हुआ है वो सेकेंड वाले की है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है वो हमने पहले देखा है। अगर काइनेटिक एनर्जी हम देखें कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो उस सैटेलाइट जो है उसकी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 आर। आर जो होगा वो सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी, तो स्मॉल आर से लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो जी है वो कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, स्मॉल एम जो है ना, वो यहाँ पर दोनों के लिए अलग है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू मास है और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम यहाँ देखेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो दोनों केस के लिए जब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ बी, वो हमें मिलेगा मास ए अपॉन मास ऑफ पी। ठीक है, मास प्रोपोर्शनल है इनटू रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी रेडियस ऑफ बी अपॉन रेडियस ऑफ ए। ठीक है, तो अब रिलेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो देखिए हमें यहाँ पे मिलेगा मास ऑफ ए, देखिए मास ऑफ ए जो है वो हमें स्मॉल एम दिया हुआ है, मास ऑफ बी जो है वो 2m गिवन है, इनटू रेडियस ऑफ बी जो है वो हमें दी हुई है 2r, और रेडियस ऑफ ए दिया हुआ है r। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 मिल रही है, यानी कि जो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हमें मिलेगी, यानी इन दोनों का रेशियो होगा ए, करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो हम देखते हैं प्लानिटरी मोशन के लिए केप्लर्स लॉ। देखिए अब तक हमने ये चीज़ देखी कि जो सैटेलाइट होता है उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है,
इसके अलावा हमने ये चीज़ देखा कि जो हमने ये अज्यूम किया था कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट करते हैं, बट अगर एक्चुअल में बात की जाए कैलकुलस लॉ के अकॉर्डिंग तो उनमें हम देखते हैं कि जो पाथ होता है वो सर्कुलर नहीं होता। तो प्लानिटरी मोशन के लिए केपलस ने 3 लॉ दिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। तो देखिए केपलस का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो पाथ होता है प्लैनेट्स का सन के अराउंड वो सर्कुलर नहीं होता, वो इलिप्टिकल होता है और उस इलिप्स के 2 फोसी होते हैं। उस फोसी में से एक फोसी पर यहाँ पर सन होता है और यहाँ पर ये जो प्लैनेट है वो उसके अराउंड उस इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर काटता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ एंड सन एट द वन ऑफ द फोकस नॉट एट द सेंटर। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लैनेट है जो यहाँ पर इस ऑप्टिकल इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है और यहाँ पर ये सन है। तो अगर यहाँ से ये डिस्टेंस जो है इसको हम मान लेते हैं S1। S1 जो है वो फोकस है जहाँ पर सन है और ये यहाँ पर है S2। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो है S1P और ये वाली डिस्टेंस जो है वो S2P। ठीक है, तो इलेप्टिकल पाथ के लिए हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि इलेप्टिकल पाथ के लिए ये दोनों डिस्टेंस का सम यानी S1P प्लस H2P ये दोनों का जो सम है, ये दोनों लेंथ का जो सम है यहाँ से इस प्लैनेट का और प्लैनेट से ये दूसरे फोकस का, तो S1P प्लस H2P जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्लैनेट होगा वो एक इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा। इसमें हम सेकंड देखते हैं, सेकंड केप्लर्स लॉ दैट इज लॉ ऑफ एरियाज। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेकंड लॉ है इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि जब हमारे पास प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड चक्कर काटेगा तो यहाँ पर सेकंड जो वो एरिया स्वैप करेगा, है ना, जो ये एरिया वो स्वैप करेगा वो कांस्टेंट रहता है। यानी हम यहाँ पर बोलते हैं कि जो dA/dt जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये तो अभी हमने देखा स्टेटमेंट, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राई करते हैं यहाँ पर dA/dt या डेल्टा A/ΔT फाइंड करने का। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस प्लानिटरी मोशन के लिए, तो देखिए ये हमारे पास प्लानिटरी मोशन जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स होगा दैट इज पैरेलल टू आर वेक्टर। देखिए ये हमारे पास जो है वो होगा आर वेक्टर। ठीक है, तो पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो टॉर्क होगा उस प्लानेट पर वो हमेशा जीरो होगा। तो हमने देखा कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसकी वजह से टॉर्क जो होगा वो ज़ीरो होगा और अगर टॉर्क ज़ीरो होगा तो यहाँ पर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, कंजर्व होगा। हमने देखा कि जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वो कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास टॉर्क जीरो होता है। तो हम फाइंड करते हैं dA/dt। देखिए यहाँ पर पॉइंट P पर जो प्लानेट है वो अभी स्टार्टिंग पे t इजिकल टू जीरो पे और डेल्टा टी के अंदर जो प्लानेट है वो यहाँ पर पहुँच जाता है। या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी जो टाइम यहाँ पे हो रहा है वो t इजिकल टू वो कैपिटल T है और यहाँ पर जो टाइम है वो यहाँ पर हो गया t प्लस डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पाथ होगा वो डेल्टा टी टाइम के अंदर क्रॉस हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये एरिया फाइंड करना चाहते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और इस ट्राइंगल का जो पी डैश पी वाला रीजन है ना, जो लाइन है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, सॉरी एंगल आर्क से, क्योंकि ये एंगल जो है वो थीटा है। तो हमें पता है आर्क इजिकल टू जो है वो एंगल इंटू रेडियस होगा। तो अगर इस इलिप्टिकल पाथ की इस पोर्शन की जो रेडियस है वो अगर हम आर एज्यूम करते हैं, स्मॉल आर, ठीक है, तो स्मॉल आर इंटू थीटा, हम एज्यूम कर रहे हैं डेल्टा थीटा जो है वो इसमें वो एंगल कवर किया है। ठीक है, तो ये वाला वो पोर्शन होगा। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं ये वाला पोर्शन का एरिया। तो डेल्टा ए जो एरिया होगा, एरिया होता है बेस ना, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस होगा पी डैश पी, ओके, और हाइट जो है वो यहाँ पे रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, तो इस रिलेशन में अब हम पी डैश की वैल्यू रख देते हैं। यह मिलेगा हाफ इंटू आर डेल्टा थीटा इंटू आर। तो हमें डेल्टा ए का रिलेशन मिलेगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू
आर स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ से निकालते हैं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो देखो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का रिलेशन हमें क्या मिलेगा, वो होगा आर स्क्वायर बाई 2 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। देखिए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जो है वो यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो अब देखिए इस रिलेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। डेल्टा ए जो है यहाँ पर एक काम करते हैं, दोनों तरफ जो है मतलब राइट साइड जो है ऊपर और नीचे जो है वो एम का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मिलेगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। और एक बात समझिए कि यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर आर जो है सॉरी एम ओमेगा आर स्क्वायर जो है वो यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम होता है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि अगर यहाँ पे टॉर्क जो है वो नेट जीरो है तो यहाँ पे एल जो होता है वो यहाँ पर कंजर्व होता है ना, कांस्टेंट होता है। तो जो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का रिलेशन मिला है वो हमें मिला है एल अपॉन 2m। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई हो रहा है यानी एल कांस्टेंट है एम कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी जो है वो भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो यही चीज़ हमने देखी थी कि यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का जो रिलेशन होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में और समझते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जो रिलेशन है एल का, एल यहाँ पर होगा एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, या इसको एम वी आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एम वी आर कॉन्स्टेंट मिलेगा, एम वी आर कॉन्स्टेंट, तो मास तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है यानी वी इंटू आर जो है वो कांस्टेंट मिलेगा। तो ये हमारे पास इसका सेकंड लॉ का दूसरा सेकंड फॉर्म है ना। एक तो रिलेशन ये हमने देखा, दूसरा ये रिलेशन भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, यानी जब हमारे पास जो सन है और जो प्लानट है इन दोनों की भी डिस्टेंस जो है r ज़्यादा होगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब यहाँ पे प्लानट की डिस्टेंस जो है वो r कम होगी तो यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है प्लानट की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, है ना। यानी प्लानट जब पास होगा तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा और प्लानट जब दूर होगा तो वो स्लो मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड लॉ होता है। ठीक है, तो इस इलिप्टिकल पाथ में अगर हम देखें तो इन इलिप्टिकल ऑर्बिट प्लैनेट विल मूव फास्टर व्हेन इट इज नियरर टू सन, है ना। तो जैसे अभी हमने कहा एम वी और आर जो है वो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो जब यहाँ पर हमारे पास प्लैनेट की बात करेंगे तो प्लैनेट जो है नियरर पॉइंट पर फास्टर मूव करेगा। थस व्हेन अ प्लैनेट एग्जीक्यूट elliptical orbit its angular speed changes continuously as it move in the orbit, है ना। The point nearest approach of a planet to the sun is termed as perihelion। ओके, तो जो वो वाला पॉइंट जब प्लानट जो है वो नियरेस्ट पॉइंट का पूछा जाए तो वो होता है पेरिहेलियन, और जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पे अपेलियन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पेरिहेलियन होता है वहाँ पर वेलोसिटी जो है प्लानट की वो मैक्सिमम होगी और अपेलियन जो होगा वहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होगी। ठीक है, तो hence the angular momentum conservation can be stated that planets move with maximum speed when it is at near perihelion and move with slowest speed when it near aphelion, है ना। तो डायग्राम में जैसे देखें तो यहाँ पर ये जो है वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं पेरिगी, और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वाला जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं अपोगी। ठीक है, तो ये हमें नाम जो है वो ध्यान रखने हैं, कई बार क्वेश्चन के अंदर पेरिगी और अपोगी के नाम से भी पूछा जाएगा। ठीक है,
तो जो यहाँ पर ये डिस्टेंस होगी वो हमें बोलेंगे पेरिहेलियन। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी इसे हम बोलेंगे पेरिहेलियन। ये हमारे पास होती है इसकी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे पेरी की। ठीक है, और यहाँ पर R2 जो है वो इसका अपेलियन होगा, और ये वाला पॉइंट जो है इसको हम बोलेंगे अप होगी। ठीक है, तो जैसे अभी हमने कहा जो एंगुलर जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो उसका मतलब क्या हुआ उसे भी हम देख लेते हैं। तो द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वैप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम ऑन द रेट ऑफ स्वैपिंग एरिया द पॉजिटिव वेक्टर ऑफ अ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन रिमेन कांस्टेंट, है ना। देखिए जैसे ये है, तो अगर यहाँ पे जो ये दो शेडेड एरिया हम बता रहे हैं, तो शेडेड एरिया क्या है, वो दो शेडेड एरिया उस प्लैनेट की वजह से, है ना, प्लैनेट की कवर डिस्टेंस है इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे अगर हम यहाँ से ए से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम जो है वो डेल्टा टी है। ठीक है, और अगर यहाँ पे पॉइंट जो है वो सी और डी है ना, यहाँ से अगर यहाँ तक का टाइम भी अगर डेल्टा टी है, तो हम क्या देखेंगे, ये जो एरिया A1 है और ये वाला एरिया A2 जो है वो बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लानेट होगा और जो आर वेक्टर दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, यहाँ पर जो एरिया स्वेप करेगी वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप करेगी। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर वो इक्वल एरिया इंटरवल मतलब इक्वल एरिया स्वेप कर रहा है, तो जो टाइम होगा वो भी इक्वल होगा, है ना। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो, है ना, अगर हम देखते हैं कि दो जो एरिया है उसमें से एक एरिया ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो टाइम जो है वो भी ज़्यादा होगा। तो सेकेंड लॉ के बाद जिसमें हमने देखा कि जो वी आर जो है वो कांस्टेंट है, अब हम देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये है कि यहाँ पर द टाइम पीरियड of revolution of a planet in its orbit around the sun directly proportional to cube of semi major axis, है ना, ध्यान रखिएगा, semi major axis of a elliptical path around the sun। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है सेमी मेजर एक्सिस, तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा वो सेमी मेजर एक्सिस के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए, R2 या ए। तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है ना, टाइम जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पर हमें बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन प्लैनेट सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब, है ना। तो ये हमें टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आर क्यूब भी कौन सा, ये 3 वाला। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, अगर सेमी मेजर एक्सिस जो है वो ए है तो। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं T1/T2 स्क्वायर, यानी दो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए एक्सिस का जो रेशियो होगा वो होगा R1/R2। ठीक है, R1/R2 या A1/A2 लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आर A1/A2 का क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है। तो हम देखते हैं कि रिलेशन जो है वो कैसा आता है। जैसे कि अभी हमने देखा था जो TS है ना, जो इसकी सॉरी TO ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो हमारे पास होता है √Gm/r। तो अगर यहाँ पर सन के अराउंड वो प्लैनेट जो है वो चक्कर काट रहा है, तो उसका टाइम पीरियड का रिलेशन होगा T ये हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, ऑर्बिटल वेलोसिटी V0 √Gm/r। तो टाइम पीरियड होगा T2πr/v ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसका रिलेशन अगर हम टाइम पीरियड में ला के रखें तो हमें मिलेगा T=2πr/√Gm/r। ठीक है, तो हमें मिलेगा T2π/√Gm/r इंटू √r। तो हमें मिलेगा T=2π√Gm इंटू r⁻³ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो 2π/Gm जो है ये कांस्टेंट होगा, तो हमें रिलेशन मिलेगा T∝r⁻²। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिलेगा T कांस्टेंट
या इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। ठीक है, तो के यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू होगी 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम।